जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 2024-25 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। फरवरी 2024 के इंतखाब के बाद मखलूत हुकूमत का ये पहला बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मकसी साहब की रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि सियासी और मुआशी चैलेंजिंग के बावजूद पिछले एक साल के दौरान इक़्तिसादी महाज पर हमारी पेशरफ्त मुतासिर रही है। हम सब ने मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के मिल बैठने का मुतालबात की बाज़गोश्त कई बार सुनी है। आज कुदरत ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर चलने का एक और मौका फराहम किया है। हम इस मौका को ज़ायल करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वह पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह पर काम करने के लिए हुकूमत की काविशों में ताअवुन करें। जनाब स्पीकर, बजट की तफसीलात पेश करने से पहले मैं इस बजट के पस मंज़र की वजाहत करना चाहूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 1990 में जिन मुआशी इस्लाहात की बुनियाद रखी, उनको आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए मौजूदा मुआशी मसाइल पर काबू पाकर तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। कुछ ही अरसा कबल पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल हालात का सामना था, क्योंकि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 2 हफ्तों से कम मुद्दत की दरामद के लिए ही काफ़ी थे। महज एक साल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 40% कमी वाक़ई हो चुकी थी। इक़्तिसादी तरक्की तकरीबन सिफर के करीब थी और अफरात ज़र इस सतह पर पहुँच गया था कि लोग तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे थे। इन हालात से निकलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था। जनाब स्पीकर, पिछले साल जून में IMF प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था और नए प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत गैर यकीनी कैफियत थी। नए IMF प्रोग्राम में ताख़ीर इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मुझे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़श्ता हुकूमत की तारीफ़ करनी होगी, जिसने IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा किया। इस प्रोग्राम के तहत लिए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तिताम को पहुँची। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद महीनों में हमारी मुसलसल काविशों के नताइज हमें तसल्ली देते हैं कि हम सही सिमत में गामज़न हैं। महंगाई, जो कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम का तवज्जो का मरकज़ है, मई में कम होकर तकरीबन 12% के करीब आ गई है। अशियाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुँच में हैं। दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होने का इम्कान है। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं और सरमायाकार मईशत के मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की तायीद और सबूत है। मईशत की बहाली की खातिर अंत तक मेहनत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोalition गवर्नमेंट और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल में हासिल होने वाली ये कामयाबियाँ मामूली नहीं हैं। इनके नतीजे में मुल्क एक बहरानी सूरत से निकल चुका है और देर पा तरक्की के ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जिसके समरात अवाम तक पहुँचेंगे। ये कामयाबियाँ एक बेहतर मुस्तकबिल का अंदिया हैं इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस समर की है कि हम तरक्की की मौजूदा रफ्तार को तेज़ करते हुए मुआशी खुद इंहसारी की मंजिल को हासिल करें। ये ऐसा काम नहीं कि रातों रात इसे कर दिखाया जाए। इसके लिए हमें सख्त मेहनत, एक होम ग्रोन इस्लाहाती प्लान पर तमाम इदारों और अवाम के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, हम इस उम्मीद के साथ अपने होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के पुख्ता इरादे और अज़म के साथ जारी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही
इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के दौर की तरफ लौट आएगा। हर कोई इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि रास्ता बहुत कठिन है, हमारे पास ऑप्शंस महदूद हैं, मगर जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इस्लाहात का वक्त है। मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि हम अपनी मईशत में प्राइवेट सेक्टर को मरकज़ी अहमियत दें और चंद अफराद की बजाय पाकिस्तान के अवाम को अपनी तरजीह बनाएं। हाली दिहाइयों में से हम इकनॉमिक इम्बैलेंस के गिरदाब में फंसे हुए हैं। इसकी वजह वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सरमायाकारी, मुआशी पैदावार और बरामदात दबाव का शिकार हैं। माजी में रियासत पर गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों का बोझ डाला गया, जिसकी वजह से हुकूमती अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। इसका खमियाजा महंगाई, कम पैदावारी सलाहियत और कम आमदन वाली मुलाजमतों की सूरत में अवाम को भुगतना पड़ता है। जनाब स्पीकर, इस लो ग्रोथ साइकिल से बाहर आने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना और मईशत में इंसेंटिव्स को सही करना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड इकॉनमी से एक मार्केट ड्रिवन इकॉनमी में तब्दील होना पड़ेगा। हमारे मुआशी निज़ाम को आलमी मईशत के साथ चलते हुए बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। हमारी मुआशी तरक्की को कंजम्पशन बेस की बजाय सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मुआशी निज़ाम में ये तब्दीलियाँ लाते हुए हमें एक्विटी और इंक्लूजन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें दर्ज झेल पहलुओं का अहाता करते हुए जुर्रतमंदाना इक़दामात की ज़रूरत है। तमाम मॉडर्न इकॉनमीज़ की तरह हमें भी वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए रियासत के फुटप्रिंट को सिर्फ इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक महदूद करना होगा। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स करना होंगी। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के ज़रिए अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी और ऐसी सब्सिडी को कम से कम करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी और प्राइसेस में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रजीम का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है, जो सबके लिए यकसा मौक़े फराहम करे और एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िमन में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन ये कमी करते वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर होने वाले अखराजात को तरजीह देते हुए इनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दामात करने हैं। इन इक़दामात में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs के तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दामात का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की अहम तरीन तरजीह यानी महंगाई में कमी पर भी बात करना चाहूँगा। एक साल कबल अफरात ज़र 38% तक पहुँच गया था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 48% थी। कम आमदन वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेहतर मुआशी हकमत अलमी के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनथक मेहनत की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं।
वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजिर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत खुद कफालत के हदफ को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में हमारी सूबों के साथ मुशावरत जारी है। जनाब स्पीकर, जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है, हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारे को कम करने की हकीकत अलमी का दूसरा अहम सतून है। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है, जिसकी तफसीलात मैं अपनी तकरीर के अगले हिस्से में बयान करूँगा। वफाकी हुकूमत की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे 45 अरब रुपए सालाना की बचत होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के हुजम और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए एक आला सतह और बाइख्तियार कमेटी तश्कील की गई है, जो हुकूमती ढांचे का बगौर जायज़ा लेगी और अगले 2.5 माह में अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग के हवाले से पहला कदम के तौर पे PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज़ करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद हुकूमत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना और ऑटोमेशन के ज़रिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, ताकि सरमायाकारी, बरामदात और मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। किसी भी हुकूमत के बजट का एक बड़ा हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट में सर्फ होता है। प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में आसानी और शफाफियत के ज़रिए हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ वसाइल की बचत भी की जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक ई प्रोक्योरमेंट से सरकारी खर्च में 10 से 20% तक कमी लाई जा सकती है। ये निज़ाम हुकूमती प्रोक्योरमेंट्स में करप्शन, फ्रॉड और बदनीयती जैसे मसाइल पर काबू पाने में भी मुआवन साबित हो सकता है। ये निज़ाम अब 37 वजारतों जबकि 279 प्रोक्योरिंग एजेंसीज में नाफिज हो चुका है। इसके तहत वफाकी हुकूमत में 14 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। हुकूमत का पुख्ता इरादा है कि तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट को इसी साल ई प्रोक्योरमेंट के फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि अखराजात और वसूलियों के ज़म्न में कोशिशें वफाकी हुकूमत के लिए वसाइल की फराहमी में मददगार साबित होंगी, जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म कमर्शियल स्पेस में हुकूमती अमल दखल को कम करने और निजी शोबे को फ़रोग देने पर पुख्ता यकीन रखते हैं। इसलिए हमने निजकारी को एक कलीदी तरजीह बनाया है। हम ना सिर्फ PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे इदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का एक ठोस प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में तवानाई, मालियाती और सनती शोबों में SOEs की मलकियत और इंतज़ाम की निजी शोबे को मुंतकली पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसमें मैं ये भी आगे ऐड करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ हैं जो SOEs के बोर्ड में हैं, उनकी काबीना के गाइडेंस के मुताबिक रेम्यूनरेशन विल बी कैप्ड एट PKR 1 मिलियन। इस ज़मन में PIA की निजकारी के हवाले से तफसीलात बयान करना चाहूँगा। इस निजकारी का आगाज़ नवंबर 2023 में फाइनेंशियल एडवाइज़र की तैनाती से हुआ।
फरवरी 2024 में हुकूमत की बागडोर संभालते ही मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले को तेज़ी से आगे बढ़ाया। मार्च 2024 में PIA होल्डिंग कंपनी की तश्कील की गई, जिसके बाद 622 अरब रुपए की लाइबिलिटी को PIA से मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अप्रैल 2024 में PIA की निजकारी के लिए कौमी और गैर मुल्की अखबारात में इश्तहारात के ज़रिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को दावत दी। 12 कंपनियों ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। 3 जून को प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड ने 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया। अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में सरमायाकारों की जानिब से बिड्स मंगवा ली जाएंगी, जिसके बाद ये सिलसिला पाया तकमील को इंशाअल्लाह पहुंचेगा। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक हुकूमत मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स कर रही है। इससे एक तरफ मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी और दूसरी जानब हवाई अड्डों से हासिल होने वाली आमदन में इजाफा होगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा। इस सिलसिले में इंटरनेशनल कंपीटिटिव बिडिंग के ज़रिए 15 जुलाई 2024 तक बोलियां मौसूल हो जाएंगी। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग प्रोसेस का आगाज़ चंद महीनों के बाद किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी है। पेंशन के अखराजात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा इन अखराजात में इजाफे की शरह को कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने इस शोबे की इस्लाह के लिए 3 pronged स्ट्रेटजी तरतीब दी है, जिसमें काफ़ी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। पहली जो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इज़ कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। उनके नतीजे में अगले 3 दहाइयों की पेंशन लाइबिलिटी में खातिर खा कमी होगी। नए मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ कराना, जिसमें हुकूमत की कॉन्ट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज़ से ही फुली फंडेड होगी। पेंशन की लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड को भी कायम किया जाएगा। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के संग बुनियाद की हैसियत रखता है, जिसके तहत मुल्क में लाखों ख़ानदानों को ज़रूरी नक़द इमदाद फराहम की जाती है। मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट का अज़्म है कि कमज़ोर तबके की ज़्यादा से ज़्यादा मुआवनत की जाए। माली साल 2024-25 के बजट के ज़रिए कमज़ोर तबकों को BISP प्रोग्राम के ज़रिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत दर्ज झेल पेशरफ्त के साथ BISP के लिए मुख्तस रकम को 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए तक ले जाएगी। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वाली अफराद की मौजूदा तादाद को 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन किया जाएगा। इन ख़ानदानों को महंगाई के असरात से महफूज रखने के लिए कैश ट्रांसफर्स में भी इजाफा किया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम में मज़ीद 10 लाख बच्चों का इंदराज किया जाएगा, जिससे इन वज़ाइफ की कुल तादाद 10.4 मिलियन हो जाएगी। नशो नुमा प्रोग्राम का मकसद बच्चों की ज़िंदगी के पहले 1000 दिनों के दौरान स्टंटिंग को रोकना है। अगले माली साल के दौरान 5 लाख मज़ीद ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इकोनॉमिक इंक्लूजन को फ़रोग़ देने और लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत BISP के तहत पहली मरतबा पॉवर्टी ग्रेजुएशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही है। इसके अलावा BISP के ज़रिए माली खुदमुख्तारी का एक हाइब्रिड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम मुतारफ़ करने के मंसूबे का भी आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारी मईशत का अहम सतून है, जिसका GDP में हिस्सा 24% और रोज़गार के मौके पैदा करने में हिस्सा 37.4% है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी और सनती शोबे की पैदावारी सलाहियत इसी शोबे पर मुनहसर है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माही परवरी भी कीमती ज़र मुबादला कमाने के बड़े ज़राए हैं। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2022 में किसान पैकेज के तहत मार्कअप एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन का ऐलान किया था। अगले साल इस स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इन इक़दाम से निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जाएगा, जिससे प्लांटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स के लिए फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी और ज़रूरी पैदावारी
پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹیج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، توانائی کا شعبہ گردشی قرضوں کے چیلنج سے دوچار ہے۔ یہ قرض اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ پاور سیکٹر کی پیچیدگیوں کا حل بلا شبہ مشکل ہے، کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پرعزم نہیں تھی۔ موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک سرکولر ڈیٹ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں 50 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درج ذیل ہیں۔ نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کارکردگی کو بہتر بنانا، پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز شامل کیے جا رہے ہیں۔ نو ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے۔ اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جام شوروں میں 1200 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے اور این ٹی ڈی سی کے سسٹمز بہتری کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، پانی کا شعبہ فوڈ سیکیورٹی، سستی بجلی کی پیداوار اور حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پینے کے صاف پانی تک رسائی، زرعی پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پاور سے متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی۔ ان منصوبوں میں محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 45 ارب روپے، دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 40 ارب روپے، چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے 18 ارب روپے اور کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی۔ آئی ٹی سیکٹر میں ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاذ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برآمدات 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ مالی سال 2024-25 میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے 79 ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے، جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے۔ یہ رقم درج ذیل مقاصد کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن اور اصلاحات کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ رقم جدید ترین آئی ٹی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو بڑھانے اور نظام میں موجودہ لوپ ہولز کو دور کرنے کی حکومت کی کوششوں میں معاون ہوگی۔ کراچی میں آئی ٹی پارک کی تشکیل کے لیے 8 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی پارک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے 1 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی اور آئی ٹی فرموں میں طلباء کی انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے اقدام کے لیے 20 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ایک ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے، انوویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل سلوشنز کو وسیع پیمانے پر
अपनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इन इदारों के क़याम के लिए 1 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ह्यूमन डेवलपमेंट में सरमायाकारी हुकूमत की बेहतरीन सरमायाकारी है। हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए साजगार माहौल की फराहमी में खातर खा सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ अहम इक़दामात मंदरजा झेल हैं। इस्लामाबाद के 167 सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। नौजवान तलबा और तलबात के जिस्मानी और ज़हनी नशा में मदद के लिए हम स्कूल मील प्रोग्राम मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसके तहत इस्लामाबाद के 200 प्राइमरी स्कूलों में तलबा को मुतवाज़न और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी की अहमियत को तस्लीम करते हुए हम स्कूलों को स्मार्ट स्क्रीन्स, क्रोम बुक्स, टैबलेट्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ की सहूलियात से आरास्ता करेंगे। डिजिटल इंटरवेंशंस एंड ब्लेंडेड लर्निंग मुतारफ़ कराने के इरादा रखते हैं। मज़ीद बराम पढ़ाई और तहकीक के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए ई लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी। इस्लामाबाद के 16 डिग्री कॉलेजों को नस्ट, NSU, नमल और कॉमसेट्स जैसी मशहूर यूनिवर्सिटियों के तावन से आला नताइज के हामिल तरबियती इदारों में तब्दील किया जाएगा। ये इदारे हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए 6 माह के IT कोर्सेज़ ऑफ़र करेंगे। पसमानदा और गरीब तलबा को मयारी तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एक एजुकेशन वाउचर स्कीम मुतारिफ़ कराई जा रही है। 100 स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि छोटे बच्चों को तालीम का एक मजबूत आगाज़ फराहम किया जाए। देही से शहरी इलाकों तक तालबात के सफ़र के लिए पिंक बसेस मुतारफ़ कराई जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दानिश स्कूलों के प्रोग्राम को इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी हमारे मुआशी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनकी जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम अहले वतन की मदद के लिए मुतअद्दिद सहूलियात मुतारफ़ करवा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस के फ़रोग़ के लिए बजट में 86.9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम रीइंबर्समेंट ऑफ TT चार्जेस, सोनी धरती स्कीम और दीगर स्कीमों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अफरादी कुव्वत को मार्केट के जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम करेगी। बैरून मुल्क मुकीम अहले वतन की सहूलत के लिए इमिग्रेशन लैंडस्केप को डिजिटाइज़ किया जाएगा ताकि इमिग्रेशन के प्रोसीजर को आसान बनाया जा सके और लागत में कमी हो। शिकायत के बरवक्त इज़ाले के लिए कंप्लेंट रेजोल्यूशन का मौसर निज़ाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक बैनुल अक़वामी कॉल सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। नए एमिग्रेंट्स के लिए जल्द अज जल्द बैरून मुल्क आबादकारी के लिए कर्ज की सहूलियात फराहम करने पर काम जारी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की गैर मामूली खिदमात को तस्लीम करने के लिए मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसी तरह के दीगर इक़दामात समुंदर पार पाकिस्तानियों की मुआवनत और कौमी तरक्की में उनके ताउन से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत के अज़्म की निशानदही करते हैं। जनाब स्पीकर, माजी में बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिशों के बावजूद बरामदात में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए एग्जिम बैंक के ज़रिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए मुख्तस रकम को 3.8 अरब से बढ़ाकर 13.8 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से पोर्टफोलियो में 100 अरब रुपए से 280 अरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए 539 अरब रुपए की एक्सपोर्ट क्रेडिट की फराहमी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि इस सहूलत का कम अज़ कम 20% हिस्सा SME सेक्टर पर मरकूज़ रहना चाहिए। हुकूमत की SME स्ट्रेटजी के तहत SMEs के क्रेडिट को 540 अरब से बढ़ाकर 1100 अरब रुपया किया जाएगा, जिसमें से 100 अरब रुपए का इजाफा अगले माली साल के दौरान ही कर दिया जाएगा। मुस्तक़बिल में ये कदम पाकिस्तान के बरामदी शोबे को एक अहम लाइफ लाइन फराहम करेगा। मज़ीद बराम
हुकूमत तवील अरसे से ज़ेर अल्तफ़ा DLTL क्लेम्स की मरहला वार अदायगी करेगी। एक्सपोर्टर की मदद के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम भी वज़ा की जा रही है। जनाब स्पीकर, बैरूनी सरमायाकारी हमारी अदायगों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की साख में इजाफे के लिए अहम है। इस सिलसिले में ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत और कोशिशें एक एडवांस स्टेज पर हैं। यहाँ मैं SIFC के किरदार को ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगा, जो कि GCC ममालिक से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और सियाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी को लाने के अमल की क़यादत कर रही है। मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीन के दौरे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस दौरे का मकसद CPEC फ़ेज़ 2 को रिजुवनेट करना था। CPEC के इस फेज़ में चीनी कंपनियों को स्पेशल इकनॉमिक जोन के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी। CPEC फ़ेज़ 2 से मुल्क में सनती शोबे और बरामदात में इजाफे का एक नया बाब खुलेगा इंशाअल्लाह। दौरा चीन के लिए वज़ीर आज़म के वफ़द में पाकिस्तान की 97 अहम कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। इस सिलसिले में चीन के शहर शेंजन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तवानाई, कल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल्स, ज़राअत और फूड सेक्टर से मुतालिक 31 B2B MOU साइन किए गए। साथ ही कई पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मज़ीद MOUs पर गुफ्त शुनीद जारी है। इनका ताल्लुक आयरन एंड स्टील, मोबाइल सोलर सेल्स, EVs एंड मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसे शोबों से है। साथ ही साथ BOI ने 6 मुख्तलिफ चीनी इदारों के साथ B2B कोलैबोरेशन के लिए MOUs साइन किए हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का शदीद ख़तरा लाहक है और क्लाइमेट मिटिगेशन की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात पर काम कर रही है, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी है। क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़आल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान में लाना है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी लाने के मंसूबों पर अमल किया जा सकेगा। नेशनल डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से मिलने वाली बैरूनी इमदाद के बारे में डेटा मेंटेन करेगा। हुकूमत के बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम में जेंडर एमिट बजट टैगिंग कर दी गई है, जिससे इन सेक्टर्स के हवाले से पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मदद मिलेगी। हुकूमत ई-बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2024-25 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। चुनांचे वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। PSDP के लिए 1,400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 1,500 अरब रुपए होगा। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे और सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर
363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। 1777 अरब रुपए पर मुश्तमिल कुल ग्रांट्स बुनियादी तौर पर BISP, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम होने वाले अजला, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे, तरसीलात ज़र और IT के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तस की गई हैं। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुल्क को तरक्की, खुशहाली और समाजी फलाह की तरफ गामज़न करने में कलीदी किरदार अदा करता है। ये जिद्दत बुनियादी ढांचे की तोसी और पायदार तरक्की के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। हुकूमत ने 2024-25 के लिए तारीख में सबसे बड़ा फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसका हुजम 1500 अरब रुपए है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जो पिछले साल के नजर सानी शुदा हुजम से 101% ज़्यादा है। 1500 अरब में PPP प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब शामिल हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में तरक्याती बजट का ये हुजम इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई, IT और IB वसाइल के इंतज़ाम में अहम चैलेंजों से निमटने के लिए हुकूमत के अज़्म और इखलास का मज़हर है, ताकि मुआशी तरक्की में सहारा मिले और अहले वतन के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आए। PSDP 2024-25 में जारी मंसूबों की तकमील को तरजीह दी गई है और तकरीबन 81% वसाइल जारी मंसूबों के लिए है, जबकि सिर्फ 19% वसाइल नए मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। माली साल 2024-25 की PSDP में इस शोबे के लिए 59% रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। समाजी शोबे के लिए तरक्याती बजट का 20% रखने की तजवीज़ है। मुल्क में मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाना एक आइनी जिम्मेदारी है। इसलिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदार अजला के लिए 10% वसाइल मुख्तस किए गए हैं। तकरीबन 11.2% वसाइल दीगर शोबों जैसे IT और टेलीकॉम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और प्रोडक्शन सेक्टर वगैरह के लिए मुख्तस हैं। PSDP 2024-25 के लिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तरफ से मंजूर करदा गाइडलाइन के मुताबिक दर्ज झेल मयार पर उतरने वाले मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक एंड कोर प्रोजेक्ट्स, जिनमें आबी वसाइल, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और तवानाई के शोबों की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाएगी। तमाम गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे, ताकि उनकी तकमील मुकर्रर वक्त पर हो सके, और तमाम शोबों में ऐसे मंसूबे जिन पर खर्चा 80% से ज़्यादा हो चुका है और जिन्हें माली साल 2024-25 के दौरान मुकम्मल किया जा सकता है और मईशत को बरवक्त माली और इक़्तिसादी फ़ायदा हासिल हो सकता है। बरामदात को सपोर्ट करने, पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा, कम्पेटिटिवनेस को फ़रोग़ देने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेज़, सनती तरक्की, एग्रो इंडस्ट्री और सीड डेवलपमेंट, ब्लू इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले नए मंसूबों की भी हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा मुतवाज़न तरक्की और रीजनल एक्विटी और पायदार तरक्की के इक़दामात को भी PSDP 2024-25 में शामिल किया गया है। इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में हम निजी शोबे के अहम किरदार को तरक्की के बुनियादी मुहर्रक के तौर पर तस्लीम करते हैं। हम निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करते हैं और वायबिलिटी गैप अरेंजमेंट्स के ज़रिए निजी शोबे की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन न सिर्फ दोनों शोबों की ताकत में इजाफा करता है, बल्कि पायदार और जामे तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए ये ताउन इंतहाई ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में हाईवेज़ के नेटवर्क को बेहतर बनाने, बड़े शहरों और इलाकों के दरमियान राब्ते बढ़ाने और ट्रैफिक के बढ़ते हुए हुजम को संभालने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। मज़ीद बराम ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनका मकसद मुल्क के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देना और जदीद बनाना है, जिनमें हाइड्रो पावर डैम की तामीर, सोलर पावर प्लांट की तनसीब और ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना शामिल है, ताकि बिजली की एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाया जा सके और तवानाई की बढ़ाती हुई तलब को पूरा किया जा सके। मज़ीद ये कि फ्लड रिडक्शन और ज़रूरी और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डैमों, आबपाशी के निज़ाम और निकासी आब के नेटवर्क की तामीर के ज़रिए
वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई और आबी वसाइल के इंतज़ाम में दरपेश बड़े चैलेंजेस से निमटने के आज़म की अक्कासी करते हैं ताकि इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिले और शहरियों की मायार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। अगले माली साल की PSDP में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 824 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें से एनर्जी सेक्टर के लिए 253 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 279 अरब रुपए, वाटर सेक्टर के लिए 206 अरब रुपए, जबकि प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 86 अरब रुपए शामिल हैं। समाजी शोबे के लिए रवां साल में 244 अरब रुपए के मुकाबले में 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। खसूसी इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम होने वाले इलाकों के लिए 64 अरब रुपए और साइंस और IT के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर बशमूल ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। PSDP 2024-25 में स्किल्स डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी गई है ताकि हमारे मुल्क के नौजवान जदीद नॉलेज और ट्रेनिंग हासिल करके रोज़गार हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में भरपूर अदा कर सकें। कराची ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कराची कलीदी किरदार अदा करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए एक जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है, जिसके साथ साथ हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर और बेनज़ीर आबाद के लिए भी मंसूबे मुरतब करने की तजवीज़ है। इसी तरह कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए K4 मंसूबे के लिए एक खतीब रकम रखने की तजवीज़ है ताकि इस अहम मंसूबे को तकमील की तरफ ले जाया जाए। वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर इस्लामाबाद के अस्पतालों को मॉडर्नाइज़ करने के लिए एक जामे प्लान मुरतब किया जाएगा ताकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिरदोनवा के इलाकों की आवाम को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात फराहम की जा सकें। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर के नाम से एक नया मंसूबा शुरू करने की तजवीज़ है, जिसके लिए एक खतीर रकम रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल ये हैं। नंबर 1, टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना। नंबर 2, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन। नंबर 3, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज। नंबर 4, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमायां इजाफा। नंबर 5, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों का मकसद ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ें, टैक्स दहिंदगान और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स के लिए कारोबार को आसान बनाया जाए और सनतों और बरामदात की हौसला अफजाई की जाए ताकि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जा सके। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के उन चंद अहम इक़दामात की तफसील पेश करता हूँ जो महसूलात के हवाले से उठाए जाने की तजावीज़ है। पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। इस ज़िमन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए, जबकि टैक्स स्लैब्स में कुछ रद्दोबदल तजवीज़ किया जा रहा है। ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। नंबर 2, बरामदात के लिए नॉर्मल टैक्स का निज़ाम। इस वक्त एक्सपोर्टर्स की आमदन पर मजमूई वसूलियों के लिए 1% की शरह से फाइनल टैक्स आयद किया जाता है। एक्सपोर्ट्स हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम एक्सपोर्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे और उनके मसाइल बशमूल सेल्स टैक्स रिफंड्स में डिलेज, तवानाई के शोबे के मसाइल वगैरह का तदारक करेंगे। इनके साथ साथ
یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس رجیم کے تحت ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم۔ موجودہ قانون میں اموویبل پراپرٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر 15% کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر سے اسپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤسنگ کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ نمبر 4، سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیا نظام۔ موجودہ قانون میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی 2024 کے بعد ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر فائلرز کے لیے 15%، جبکہ نان فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرح 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان میں اموویبل پراپرٹیز کی منتقلی پر مجوزہ پروگریسو ود ہولڈنگ ٹیکس۔ اس وقت فائلرز کے لیے اموویبل پراپرٹیز خریدنے پر فلیٹ 3% اور نان فائلرز پر 6% ٹیکس عائد ہے۔ ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے، بلکہ جائیداد کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاگت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز، نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے 3 الگ الگ ریٹس متعارف کرائے جائیں۔ اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس مجوزہ قدم کا مقصد نان فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ نمبر 6، سپلائی چین میں تاجروں، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کا جو سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا۔ اس وقت صرف مخصوص کاروباری شعبوں کے ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز، ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ تاجروں کو ڈاکومنٹ کرنے اور نان فائلنگ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیکس وصولی کے اسکوپ کو بڑھایا جائے۔ نان فائلر سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1% سے بڑھا کر 2.25% کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 7، موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا۔ موجودہ قانون کے تحت 2000 cc تک کی گاڑیوں کی خریداری اور رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنیاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، زیرو ریٹنگ، ریڈیوسڈ ایگزمپشنز اور ریڈیوس ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ۔ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مساوات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے۔ اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزمپشنز دی گئی ہیں جو کہ نہ صرف حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزمپشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزمپشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان میں سے کچھ کو ریڈیوس ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا۔ ان کی تفصیلات فائنانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر GST ریٹ میں اضافہ۔ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر لاگو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے۔ یہ ٹیکس بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برانڈڈ مصنوعات پر لاگو ہوگا۔ یہ ٹیکس اس طبقے پر لاگو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 3،
موبائل فونز کو 18% سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز۔ کنسیشنری ریٹس مارکیٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹورشنز پیدا کرتے ہیں، جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع میسر ہوں اور مارکیٹ فورسز مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاگو کیا جائے۔ نمبر 4، تانبے، کوئلہ اور کاغذ اور پلاسٹک کے اسکریپ وغیرہ پر سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق۔ اس وقت تانبے، کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک اسکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ رجیم نافذ کی جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ سٹریم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ آئرن اور اسٹیل اسکریپ پر ایگزمپشن کا اطلاق۔ تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے اسکریپ خریدتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس انپٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز۔ اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 12% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا۔ مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس سٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے۔ نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے۔ تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے۔ اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا۔ نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ میں اضافہ۔ اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے۔ نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں۔ ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت۔ ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت۔ برآمد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لگژری الیکٹرک گاڑیوں کے درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔
लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है, क्योंकि $50,000 और उससे ज़ायद कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने की इस्तिताअत रखने वाले लोग वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज़ भी अदा कर सकते हैं। नंबर 5, शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। गुज़श्ता चंद बरसों में मुकामी तौर पर तैयार कुदा शीशे की बरामद में इजाफे का रुझान देखा गया है। मुकामी सनअत की हौसला अफजाई और मदद के लिए शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज़ में दी जाने वाली रियायतों पर छूट ख़त्म की जा रही है। नंबर 6, स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। स्टील और कागज़ की मसनूआत, बॉल बेयरिंग्स वगैरह की मकामी तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इन तमाम अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही है। जनाब स्पीकर, महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। तनख्वाहदार सबका इससे ख़ास तौर पर मुतासर हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला उसके बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बहाली का हुक्म फरमाया। मैं आज अपने सहाफ़ी भाइयों को इस स्कीम की बहाली की खुशखबरी सुनाता हूँ। पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का ये बुनियादी हक़ फराहम करेंगे। इस कदम पर मैं अताउल्लाह तारर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को मुबारक पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और दोनों ऐवानों के अरकान की हमायत और मशवरे के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR और प्लानिंग डिवीज़न की अंत तक मेहनत का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। हम अपने मुल्क और इसके अवाम की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसके जायज़ और मुस्तहक मकाम तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कौमी इत्तफ़ाक़ राय ना हो। मुआशी कामयाबियाँ हासिल करने वाले मुल्कों में अपनी मुआशी इस्लाहत मुश्तरका कोशिशों और मुफादात को पेश नज़र रखते हुए की हैं। हम सिर्फ इस सूरत में कामयाब होंगे जब हम तमाम स्टेक होल्डर्स अपने ज़ाती और पार्टी मुफादात से बुलंद होकर इन मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ मैं अपोजिशन बेंचेस में बैठे साथियों से ख़ुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो इस बजट के हवाले से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा सकें। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों में मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।